थोड़ी देर चुप रहने के बाद लू शेंग उनकी ओर मुड़ा और बोला, तुम चारों यहीं रहो और थोड़ी देर इलाके की सुरक्षा करो। मैं नीचे जाकर उस भगवान के स्रोत की जांच करना चाहता हूं जिसका जिक्र लूमो यिंग ने किया था। इतना कहकर लू शेंग तेजी से गायब हो गया। हे लिंगसु और उसकी टीम बस वहीं खड़े रह गए, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों क्या हुआ। कुछ सेकंड बाद हे लिंगसु होश में आई और नीचे अंधेरे की ओर चिल्लाई, सुनिए, सावधान रहिए। लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई, क्योंकि लू शेंग की सुनहरी आकृति तब तक गहराई में उतर चुकी थी। तेजी से नीचे उतरते हुए लू शेंग सोच में डूबा हुआ था। उस पागल ने भगवान और स्वामी की बात की। आखिर यहाँ किस तरह की सत्ता छिपी हुई है? उसके मन में एक शक पैदा हो रहा था और वह सच जानना चाहता था। जैसे जैसे वह धरती की गहराई में गया, काली अजीब धुंध और भी घनी होती गई, जैसे तेल जैसी भारी परत। आखिरकार लू शेंग एक विशाल केंद्रीय कक्ष में उतरा, जहां से काली मियास्मा निकलती लग रही थी। वह खाली जगह के बीच खड़ा होकर चारों तरफ की परछाइयों को ध्यान से देखने लगा। यहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा है, उसने धीरे से कहा। यह सन्नाटा इतना भारी था कि उसके जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी डरावना लग रहा था। लू शेंग ने सावधानी से आगे कदम बढ़ाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति भी इस घनी काली धुंध से प्रभावित हो रही है। यह धुंध जैसे उसकी संवेदनाओं को दबा रही थी। मेरी स्पिरिचुअल पावर 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है, फिर भी मैं 8वीं मंजिल की गहराई से आगे महसूस नहीं कर पा रहा। तो 7वें स्तर से नीचे का कोई भी सायोनिक यहाँ आएगा तो तुरंत अंधा हो जाएगा। आधा मिनट खोजबीन के बाद वह अचानक रुक गया। वह सामने घूमते धुंध के भंवर को चुपचाप देखने लगा। उसकी प्रवृत्ति खतरे का संकेत दे रही थी। क्या मुझे सच में बिना योजना के इस रहस्य के केंद्र में घुस जाना चाहिए? उसने खुद से पूछा। लू शेंग साफ महसूस कर सकता था कि उस धुंध के अंदर से एक अजीब आकर्षण निकल रहा है, जो उसके शरीर और आत्मा दोनों को खींच रहा था, जैसे किसी जाल में फंसाने की कोशिश हो। अचानक लू शेंग ने धुंध के बीच कुछ देखा और हैरान रह गया। क्या इस दरार के उस पार सच में कोई और दुनिया है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हो? इससे पहले कि वह सोच पूरा करता, उसे लगा जैसे वह सच में किसी दूसरी दुनिया में कदम रख चुका है। आसपास का दृश्य अब खुरदरी गुफा नहीं था, बल्कि कुछ अजीब और सुंदर सा था। धुंध में से एक बर्फ जैसी सफेद पैर आगे आया और जमीन पर धीरे से पड़ा। लू शेंग की आंखों में असली जिज्ञासा चमकी। यह आखिर कैसी जगह है? अचानक उसके शरीर में एक अजीब सुखद एहसास फैल गया, जिससे उसकी लड़ाई वाली प्रवृत्ति सुस्त होने लगी। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आने लगीं। उसने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। उसे देखकर वह हैरान होकर बोला, क्या तुम इस दूसरी दुनिया की निवासी हो? एबिस की रहने वाली? कमाल है, इतनी वीरान जगह में बुद्धिमान जीवन। और लगता है वह भी मेरे बारे में उतनी ही जिज्ञासु है। लू शेंग एक कदम आगे बढ़ा। क्या पता उसकी जाति इंसानों के साथ रह सके? लड़की ने अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखें नरम थीं। लू शेंग के दिमाग में कई रोमांटिक ख्याल आने लगे। क्या सच में दो अलग दुनियाओं के लोग जुड़ सकते हैं? लेकिन तभी अचानक उसके माथे के बीच से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उस खूबसूरत आंखों की गर्माहट एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह क्रूरता भर गई। लड़की की आकृति टूटकर बिखर गई और सामने एक भयानक कई हाथों वाला राक्षसी जीव खड़ा था। यह देख लू शेंग को खुद पर थोड़ी घृणा और भ्रम महसूस हुआ कि वह इतनी देर भ्रम में फंसा रहा। राक्षस ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि मीठी आवाज में उसके दिमाग में बोला, डरो मत छोटे, मेरे पास आओ।
मेरी असली शक्ल से घबराओ मत, यह सिर्फ खोल है। यहाँ आओ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। वह फिर से लू शेंग को भ्रम में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, अपनी इच्छा छोड़ दो और मेरे साथ एक हो जाओ। उसके चिपचिपे कांटेदार टेंटेकल लू शेंग के हाथ पैरों में लिपट गए। मेरी बाहों में आओ और शून्य का हिस्सा बन जाओ। उसे लगा लू शेंग बेहोश हो गया है, इसलिए उसने अपना मुंह खोल दिया उसे निगलने के लिए। जैसे ही वह हमला करने वाला था, लू शेंग की हथेली में गोल्डन यांग क्यूई का गोला जमा हो गया। उसने जोर से मुक्का मारा और राक्षस को सीधा उसके केंद्र में दे मारा। टक्कर से वह पीछे उड़ गया और दर्द से चीख पड़ा। लू शेंग ने कॉलर ठीक किया और ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारा भ्रम सच में अच्छा था, लेकिन क्या तुम्हें लगा मैं सड़ांध की बदबू नहीं पहचानूंगा? मैं बस देखना चाहता था तुम असल में क्या हो, और तुम खुद जाल में फंस गए। मजाक उड़ाते हुए लू शेंग ने उसे उंगली दिखा दी। बेवकूफ, यह सुनकर राक्षस पागल हो गया। मुझे सबसे ज्यादा घमंडी बच्चे नफरत हैं। मार डालो, मैं तुम्हारी आत्मा फाड़ दूंगा। उसके गरजते ही काली धुंध और हिंसक हो गई। धत्तेरे की, उसे पकड़ो, भेंट को भागने मत दो। धुंध में से कई और राक्षस लू शेंग की ओर टूट पड़े। उधर 30वीं मंजिल पर हे लिंगसु लूमो यिंग के अवशेषों में से खून लगा सिल्वर कार्ड उठा रही थी। जैसा सोचा था, यह सच में लूमो यिंग है। उसका सैन्य पहचान पत्र अभी भी बचा हुआ है। कार्ड देखते हुए वह अचानक चौंक गई। रुको, यह दूसरा ना? यह तो ओवरलॉर्ड मार्शल हॉल का उच्च ग्रैंड मास्टर था। बाकी सदस्य भी लाशों की तलाशी लेने लगे। बड़े बैग वाला आदमी बोला, यह होंगफांग है, थंडर मार्शल हॉल का पूर्व मास्टर। हे लिंगसु समझ गई मामला कितना गंभीर है। तो यहाँ पुराने हॉल मास्टर्स भी पागल बन गए। जितने सबूत मिले इकट्ठा करो, हमें तुरंत मिलिट्री को रिपोर्ट करनी होगी। उसने लाशों के ढेर को देखा। लगभग 30 प्रसिद्ध मार्शल दाओ ग्रैंड मास्टर्स 1 घंटे में मर गए। यह शायद हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर नरसंहार है। क्रुकट वाले योद्धा ने थूक कर कहा, वे पहले से ही मरे हुए लोग थे कैप्टन। यहाँ मरने से फर्क क्या पड़ता है? वैसे भी ये गद्दार अच्छे काम में नहीं लगे थे। हे लिंगसु ने सिर हिलाया। शायद तुम सही हो। यह सफाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तभी हवा की आवाज आई और एक आकृति उनके सामने आ गई। लू शेंग वापस आ गया था और उसके पास मिथ्रिल अयस्क से भरा विशाल बैग था। उसे देखते ही चारों तुरंत सावधान हो गए। आप सुरक्षित लौट आए, लू शेंग ने शांत होकर कहा। सामान और अयस्क तुरंत पैक करो। हम अभी इस नरक से निकल रहे हैं। और हे लिंगसु, नीचे काम कर रही बाकी टीमों को चेतावनी भेजो, उन्हें कहो तुरंत भाग जाए। हे लिंगसु चौंक गई। क्या हुआ नीचे? लू शेंग ने कंधे पर बैग ठीक किया। कुछ खास नहीं, बस गहराई में रहने वाले कुछ बड़े खिलौनों को गलती से छेड़ दिया। लगता है अभी सब पागल होकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। उसकी यह सहज बात सुनकर पूरी टीम हिल गई। नीचे गहराई में राक्षस सच में सुरंगों में पागलों की तरह दौड़ रहे थे। वे एबिस के हर कोने में लू शेंग को ढूंढ रहे थे। हजारों राक्षसों की गर्जना पत्थरों तक को हिला रही थी। उसका दिल चाहिए, मार डालो। पूरा भूमिगत इलाका अराजकता में बदल गया। अब हे लिंगसु की टीम को असली खतरा समझ आ गया। जमीन कांपने लगी और उनके दिलों में डर भर गया। लू शेंग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहता, इसलिए उन्होंने तुरंत सामान समेटा। उनके पास बस सर्वाइवल गियर और मिथ्रिल से भरे बैग थे। लू शेंग ने मानसिक शक्ति से जमीन पर बचे टुकड़े भी उठा लिए और कहा, चलो अभी। जी, वे जल्दी जल्दी उसके पीछे चल पड़े। लू शेंग सबसे तेज था,
इसलिए वह आगे बढ़कर रास्ता साफ करता जा रहा था, जैसे इंसानी बुलडोजर। उसकी मानसिक शक्ति हर दिशा में फैली थी, जिससे वह ऊपर चढ़ते राक्षसों की हरकत देख पा रहा था। सच में सारे स्तरों के राक्षस सतर्क और उन्मत्त थे। सौभाग्य से कई दूसरे योद्धा पहले ही खतरा समझकर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग चुके थे। लू शेंग की मानसिक क्षमता अविश्वसनीय थी। उसे दिख रहा था कि हर सुरंग से राक्षसों की लहरें आ रही हैं। लेकिन 30वीं मंजिल के राक्षस ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। उनकी संख्या भले बहुत थी, पर लू शेंग को पसीना तक नहीं आया। उसने बस मानसिक शक्ति छोड़ी और एक अदृश्य तूफान बना दिया। जैसे ही कुछ राक्षस झपटने आए, वे तुरंत धूल बनकर उड़ गए और रास्ता साफ हो गया। लू शेंग ने पीछे कहा, बस कदम संभालकर चलो। राक्षसों की चिंता मत करो। मेरी शक्ति के पीछे रहो। हे लिंगसु की टीम को अब उस पर अंधा भरोसा हो गया था। वे बिना सवाल किए उसके पीछे दौड़ते रहे। दिल धड़कते हुए वे अराजकता में आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे 3 बड़े मिथ्रिल बैग के साथ सतह पर निकल आए और दरार से बाहर आ गए। हे लिंगसु धूल में खांस रही थी। लू शेंग ने पीछे खाई में देखा, जहां हजारों लाल आंखें ऊपर देख रही थीं। हे लिंगसु को लगा वह सच में किस्मत से बची है। उफ, बहुत करीब था। शुक्र है वे ऊपर नहीं चढ़ सकते। उसने लू शेंग से पूछा, आपने नीचे आखिर किया क्या? किस तरह का छत्ता छेड़ दिया आपने? उसने कांपते हुए कहा। अगर रास्ते इतने तंग न होते तो शायद हम बच नहीं पाते। लेकिन लू शेंग सच बताने वाला नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, कुछ खास नहीं। चिंता मत करो। चलो मिथ्रिल को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ले चलते हैं और इनाम तय करते हैं। तीनों आदमी खुशी से चिल्लाए और बैग उठाकर गाड़ियों की ओर चल पड़े। इतना भारी बोझ होने के बावजूद वे थके नहीं थे। हवा में हंसी और बातचीत गूंज रही थी। जी सर, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। नी होंगचुआन ने मुस्कुराकर लू शेंग की ओर देखा। काफिला चलने लगा, लेकिन लू शेंग अभी भी खाई के किनारे खड़ा था। उसने अंधेरे में देखते हुए मुट्ठी भींच ली। अगर कोई तुच्छ कीड़ा मुझे खिलौना समझे, वह धीमे से बोला, तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। बस इंतजार करो। वही कीड़ा एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा होगा और पूरी ताकत से तुम्हारे जबड़े पर मुक्का मारेगा। तब तुम्हारा खून और ज्यादा खौलेगा। कुछ समय बाद लू शेंग और टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड ईस्टर्न मिलिट्री रीजन मुख्यालय लौट आए। जब विशाल मिथ्रिल का ढेर दिखाया गया तो भीड़ हैरान रह गई। हे भगवान, इतनी जल्दी इतनी बड़ी मिथ्रिल वेन मिलना असंभव है। तुम लोग तो मालामाल हो गए। सैनिक आसपास जमा हो गए और अयस्क को छूने लगे जैसे पवित्र वस्तु हो। कुछ लोग लेंस निकालकर ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखों में साफ लालच चमक रहा था। स्क्वाड के 3 मुख्य सदस्य गर्व से सीना ताने अपनी बहादुरी की कहानियां सुना रहे थे। वे गाड़ियों के पास पोज बना रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। भीड़ में एक अनुभवी सैनिक ने अचानक कुछ देखा। रुको, उस गाड़ी की नंबर प्लेट देखी? DZ2। यह तो सेंट्रल जनरल की निजी फ्लीट का चिन्ह है। आसपास के लोग चौंक गए। तो क्या वह अनजान युवक लू शेंग सच में कोई उच्च जनरल है? स्कारलेट स्नेल स्क्वाड के लोग स्तब्ध रह गए। कैप्टन झांग यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमने उसे पूरी तरह गलत आंका। वह सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं, असली बड़ा आदमी है। अगर मैं उससे जुड़ जाऊं तो मेरा करियर उड़ जाएगा। यह सोचकर ही वह उत्साहित हो उठा। तभी टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड का गंजा योद्धा हंस पड़ा। नाम से धोखा मत खाओ। मेजर लू शेंग का आधिकारिक रैंक 12 स्टार है, लेकिन उसकी असली ताकत उससे बहुत आगे है।
मुझे लगता है वह 2 स्टार सीमा भी पार कर चुका है। उसकी बात सुनकर भीड़ फिर चौंक गई। स्कारलेट स्नेल स्क्वाड के लोग ईर्ष्या, डर और हैरानी में डूब गए। 5 मिनट बाद दृश्य बदलकर लू शेंग के घर पहुंचा, एक विशाल किले जैसा विला। चारों तरफ 24 घंटे गार्ड थे। लू शेंग ने स्क्वाड से कहा, अयस्क लॉजिस्टिक्स विभाग में जमा कर दो। मूल्य तय होने के बाद तुम्हारा हिस्सा सीधे खाते में जाएगा। आज के लिए छुट्टी है। नी होंगचुआन और उसके साथी तुरंत सलाम करते हुए बोले, समझ गया सर। हम अभी करते हैं, और मिशन का आखिरी काम पूरा करने चले गए। स्क्वाड के जाने के बाद लू शेंग सीधे अपने कमरे में गया। वह ध्यान लगाकर तुरंत ड्रीमस्केप में प्रवेश कर गया और फायर सीड रिसोर्स लाइब्रेरी में खोज शुरू की, हेल्थ कॉन्शियसनेस फ्लक्चुएशंस के बारे में। इस सेक्शन पर लाल खतरे की चेतावनी थी। थोड़ी देर बाद उसकी चेतना वापस लौटी। उसने लंबी सांस ली, उसे आखिर जवाब मिल गया था। तो सच यही है। वह जगह सेकेंड बैटलफील्ड से जुड़ी हुई है। लाइब्रेरी के अनुसार वह गड्ढा सिर्फ छेद नहीं, बल्कि 2 दुनियाओं के टकराव से बना स्पेशियल रिफ्ट है। इन एबिस रिफ्ट्स का आकार और गहराई अलग अलग होती है। डेटा के अनुसार उनकी भौतिक चौड़ाई और 2 दुनियाओं के बीच की आयामी दीवार की मोटाई लगातार बदलती रहती है। अगर किसी स्पेशियल रिफ्ट में पर्याप्त आयामी घनत्व हो, तो वह धीरे धीरे स्थिर होकर एक ग्रे एरिया बन जाता है, यानी 2 दुनियाओं के बीच का इलाका। ऐसे खास क्षेत्रों में एलियन दुनिया के सबसे शक्तिशाली, दुनिया खत्म कर देने वाले योद्धा भी अपनी असली शक्ल में प्रकट होकर उतर सकते हैं। यही असल में वह जगह है जिसे पुराने गुप्त रिकॉर्ड में सेकंड बैटलफील्ड कहा गया है। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों दुनियाएं अस्तित्व के बिल्कुल अलग स्तरों पर हैं। इसलिए समय और स्थान के नियम भी पूरी तरह अलग हैं। इसका मतलब है कि ये शायद अलग अलग ब्रह्मांडों से जुड़ी हुई हैं, या फिर ब्रह्मांडीय स्थान की अलग धाराओं में मौजूद हैं। कुछ अजीब और स्थानीय ब्रह्मांडीय घटनाओं की वजह से ये दोनों अलग वास्तविकताएं गलती से एक दूसरे पर चढ़ गईं और टकरा गईं। इसी भयानक टकराव से वह दरार बनी जिसने एलियन बीस्ट के आक्रमण की शुरुआत की, एक ऐसा संकट जिसने पीढ़ियों से मानवता को परेशान किया है। लेकिन डेटा का कड़वा सच यह था कि एलियन बीस्ट की दुनिया हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली थी। इसी भारी ताकत के अंतर की वजह से एलियन बीस्ट के लिए हमारे संसार में घुसना अपेक्षाकृत आसान था। इसके उलट किसी इंसान के लिए उस एलियन दुनिया में जाना लगभग नामुमकिन था। यह सोचकर लू शेंग की भौहें सिकुड़ गईं। अब समझ आया। इसलिए मैं इतने ज़ॉम्बी की टूटी फूटी यादें सोख पाया। लेकिन उन सभी यादों में उसे शायद ही कभी लेवल 10 या लेवल 11 के मानव योद्धाओं की लड़ाइयों की तस्वीरें मिली। और जहां तक किंग लेवल योद्धाओं की बात थी, वे सिर्फ अफवाहों में मौजूद थे। अब सच्चाई साफ थी, वे गायब नहीं हुए थे। उन्हें सेकंड बैटलफील्ड में भेज दिया गया था, जहां वे एलियन दुनिया से उतरने वाले देव जैसे राक्षसों से लड़ रहे थे। अनगिनत मानव दिग्गज उस अंधेरे मैदान में उतर गए, जानते हुए भी कि एलियन बीस्ट हर पल और भी ताकतवर बनते जा रहे हैं। आने वाले 10,000 सालों में मार्शल आर्ट्स का पूरा विकास असल में इसी संकट का हल ढूंढने की कोशिश था। दोनों सभ्यताओं का भविष्य उनके सबसे ताकतवर योद्धाओं की लड़ाई पर टिका हुआ था। मूल समयरेखा में परिणाम भयानक था, मानवता की पूरी हार। आखिर में बचे लोगों ने सब कुछ दांव पर लगाकर एक लेवल 12 योद्धा पैदा करने की कोशिश की, जिससे फायर सीड प्रोजेक्ट बना। लू शेंग सोचने लगा, लेकिन क्या लेवल 12 का योद्धा सच में सेकंड बैटलफील्ड जीत सकता है, या बस हार को थोड़ी देर टाल सकता है? जीतना शायद लगभग नामुमकिन होगा। इन खुलासों से लू शेंग का दिमाग तेजी से चलने लगा।
उसके अंदर डर भी था और दृढ़ संकल्प भी। कम से कम इतना तो साफ था कि सेकंड बैटलफील्ड में कदम रखने के लिए उसे कम से कम मार्शल आर्ट्स लेवल 11 तक पहुंचना ही होगा। फिलहाल वह मार्शल आर्ट्स के जन्म के 300 साल बाद के युग में था, एक ऐसा समय जब सेकंड बैटलफील्ड पूरी तरह खुला भी नहीं था। ऊपर से देखने पर यह सब उससे जुड़ा हुआ नहीं लगता था। लू शेंग ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अचानक नई चमक आ गई। रुको, अगर मैं इस युग में ही लेवल 11 या लेवल 12 तक पहुंच जाऊं तो क्या मैं सीधे उस रिफ्ट के रास्ते एलियन दुनिया तक जा सकता हूं? क्या मैं एबिस को चीरते हुए दूसरी तरफ पहुंच सकता हूं? उसके दिमाग में एक विचार जड़ पकड़ने लगा, क्यों न एलियन दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं को उसी समय खत्म कर दिया जाए जब वे अभी हमला भी न कर पाए हों। जैसे ही यह दृढ़ निश्चय उसके मन में बना, उसके दिमाग में मौजूद ग्रेट कॉम्पास अचानक जोर से कांपने लगा। वह रहस्यमयी उपकरण फैलने लगा और पहले से ज्यादा जटिल और शक्तिशाली दिखने लगा। एक अदृश्य ऊर्जा उसके शरीर के केंद्र से उठी और आसमान की ओर भाले की तरह जा लगी, जिससे कमरे की हवा तक कांप गई। लू शेंग की मार्शियल दाओ विल तुरंत मजबूत हो गई। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा महसूस होने लगा। क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मेरा अंतिम लक्ष्य बिल्कुल साफ हो गया है? उसने सोचा। लू शेंग शांत भाव से इस बदलाव के बारे में सोचता रहा। यह अचानक हुआ परिवर्तन भले अप्रत्याशित था, लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई क्योंकि काफी समय से उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा किसी बड़ी दिशा की तलाश में है। पहले तक लू शेंग उद्धारकर्ता की भूमिका को आधा स्वीकार करता था और आधा टालता था। उसे पता था कि उसे मजबूत बनना है ताकि मार्शल आर्ट्स सभ्यता और दुनिया को बचा सके, लेकिन उसके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। वह नहीं जानता था कि शिखर पर पहुंचकर इस आपदा को कैसे खत्म करेगा। लेकिन अब रास्ता साफ था। योजना संभव है। मुझे जितनी जल्दी हो सके लेवल 12 तक पहुंचना होगा, सेकंड बैटलफील्ड पर हमला करना होगा और युद्ध को उनकी दुनिया में ले जाना होगा। इस आपदा को जड़ से खत्म करना होगा। उसकी आंखें ठंडी और दृढ़ हो गईं। वह इस युद्ध को अगले 10,000 साल तक खींचने नहीं देना चाहता था। उसकी पुतलियों में हल्की नीली चमक चमकी, जैसे उसकी आत्मा में ही बदलाव आ गया हो। अब लू शेंग का ध्यान सीधे उस विनाशकारी संकट पर था जो सभ्यता को मिटा सकता था, एक भविष्य जिसे वह बदलने का फैसला कर चुका था। उसके लिए वह इतिहास, जिसमें 300 साल बाद मानवता खत्म हो जाती है, अब मिट चुका था। अगली सुबह लू शेंग के विशाल विला में लीडिये और एक नौकर चाय और नाश्ता तैयार कर रहे थे। वे स्नैक्स लेकर उस टेबल पर आए जहां लू शेंग पहले से बैठा था। लीडिये धीरे धीरे आगे बढ़ी और झुककर बोली, लू शेंग, आशा है आज सुबह आप अच्छे हैं। लू शेंग उस समय सैन्य दस्तावेज पढ़ने में व्यस्त था। उसने बिना ऊपर देखे पूछा, यह क्या है? लीडिये मुस्कुराई। यह बटलर वांग का खास तोहफा है, सबसे बेहतरीन लॉन्गजिंग लिंगुअन टी। लीडिये ने गर्म चाय का कप उसके सामने रखा। लू शेंग ने नीचे देखा और थोड़ा हैरान हुआ। हल्के हरे रंग की चाय की पत्तियां पारदर्शी पानी में तैर रही थीं, जैसे जेड की नक्काशी। एक नजर में ही समझ आ गया कि चाय की गुणवत्ता असाधारण है। लू शेंग ने कप उठाया और एक ही घूंट में पी गया। कमाल की चाय है। सच में अलग, उसे लगा इस चाय में कोई रहस्यमय आध्यात्मिक ऊर्जा है जो उसके शरीर को ताजा कर रही है। वह थोड़ा मुस्कुराया, अब लोग उसे ऐसे दुर्लभ तोहफे दे रहे थे। उसे अपने पिता लू दहाई की बात याद आई, यह तो ऐसा है जैसे पूर्वजों की कब्र से हरी धुआं निकलना, यानी जबरदस्त किस्मत। तभी बटलर वांग ने ताली बजाई। एक नौकर एक मजबूत धातु का बॉक्स लेकर आया।
लू शेंग, आपने जो लेवल 7 राइफल चेसिस बनवाने का आदेश दिया था वह तैयार हो चुका है। कृपया जांच करें। इतनी जल्दी? लू शेंग ने मानसिक शक्ति से बॉक्स खोला और राइफल उठाई। उसका चेहरा संतोष से चमक उठा। नया चेसिस सुनहरी चमक लिए था और ज्यादातर शुद्ध मिथ्रिल से बना था। उस पर बने जटिल रून पैटर्न पहले से ज्यादा घने और सुंदर थे, देखने में शानदार और पकड़ने में भी बिल्कुल संतुलित। लू शेंग ने मानसिक शक्ति से राइफल की संरचना जांची। मजबूती और कठोरता दोनों ही उसके पुराने हथियार से कहीं बेहतर थे। बहुत बढ़िया। यह सिर्फ लेवल 7 नहीं, लगभग लेवल 8 की सीमा छू रहा है। रिफ्ट से जो मिथ्रिल लाया हूं उससे एक और खास हथियार बनाओ। अभी मैं डिजाइन भेजता हूं, बटलर वांग झुककर बोला। जैसा आदेश। फिर लू शेंग ने लीडिये से कहा, अभी बटलर वांग को बाहर छोड़ दो। आज शाम कुछ दोस्तों को बुला रहा हूं, रसोई में बढ़िया खाना और शराब तैयार रहे। लीडिये बटलर वांग को बाहर छोड़ने गई। दरवाजे से बाहर निकलते ही बटलर वांग बोला, तुम सच में भाग्यशाली हो लीडिये, जो लू शेंग जैसे उभरते हुए मालिक की सेवा कर रही हो। लीडिये की आंखें चमक उठीं। मुझे पता है, इसलिए मुझे और मेहनत करनी होगी। बटलर वांग मुस्कुराया और चला गया। लीडिये वहीं खड़ी रही और उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे पका हुआ टमाटर। लेकिन तभी पीछे से एक अजीब डरावनी हंसी सुनाई दी। ही। आवाज एक काले कपड़े पहने मध्यम उम्र के आदमी की थी, जिसके चेहरे पर आधा मास्क था। लीडिये, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे माता पिता का पुराना साथी हूं। जब तुम छोटी थीं तब मैंने तुम्हें गोद में उठाया था। वह आदमी अंधेरे से बाहर आया। लीडिये का दिल बैठ गया। वह बोला, अब तुम लू शेंग के साथ काम करती हो, है ना? क्यों न हम तुम्हारे नए मालिक के बारे में थोड़ी बात करें। लीडिये कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी गर्दन पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी प्रवृत्ति उसे भागने को कह रही थी, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच फंसकर उसने आखिर धीरे से सिर हिला दिया। उसी समय थर्ड ईस्टर्न वॉर जोन के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर माहौल काफी औपचारिक था। डोंग किंगशुए आगमन टर्मिनल के पास खड़ी थी। उसने नीले सैन्य यूनिफॉर्म पहनी थी जो उसकी सफेद त्वचा को और निखार रही थी। उसकी कमर पर बंधी बेल्ट और लंबी टांगें उसे बेहद प्रभावशाली बना रही थीं। उसका व्यक्तित्व ठंडा और दूर दूर सा था, जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटी। पास से एक सुनहरे बालों वाला आदमी निकला और उसे घूरने लगा। उसकी नजर पहले उसके शरीर पर गई, फिर चेहरे पर। वह धीरे से बोला, यह फिगर और यह ठंडा स्वभाव बिल्कुल मेरी पसंद। वह मुस्कुराकर बोला, हेलो खूबसूरत, हम पहले नहीं मिले। आप किस वार जोन से हैं? लेकिन डोंग किंगशुए की नजर उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके कंधे पर चमकते 7 सितारों पर गई। 7 स्टार जनरल, उसने सोचा और तुरंत सलाम किया। सर, लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग किंग्स, 1182 एनडी डिवीजन, ची जोंग वॉर जोन, जनरल वायु फेई के अधीन। सुनहरा आदमी मुस्कुराया। अच्छा, वायु फेई, आज रात मेरे साथ डिनर करो, मैं खुद तुम्हारे जनरल को फोन कर दूंगा। डोंग किंग्स ने सिर हिलाया। माफ कीजिए सर, मैं किसी का इंतजार कर रही हूं और शाम के लिए पहले से तय मुलाकात है। जनरल की भौहें सिकुड़ गईं। इनकार विकल्प नहीं है। अपने बाकी कार्यक्रम रद्द करो। लेकिन डोंग किंग्स ने शांत स्वर में कहा, मैं रद्द नहीं कर सकती। लॉर्ड लू शेंग पहले ही मिलने को तैयार हो चुके हैं। यह सुनते ही जनरल का दबाव बढ़ गया। हवा भारी हो गई। वह हंसा, तो उसे बता देना कि मैं भी आ रहा हूं।
देखता हूँ कौन है जो मुझे चुनौती देगा। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार थप्पड़ उसके कंधे पर पड़ा। भीड़ के पीछे से आवाज आई, तो आज तुम्हारी जानकारी बढ़ा देता हूँ। सुनहरे जनरल ने मुड़कर देखा, एक विशाल आदमी उसका गला पकड़ चुका था। उसकी आभा फूट पड़ी, लेकिन अगले ही पल वह हवा में लटक गया। नए आदमी ने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कूड़ा हो। वह दीवार से टकराकर गड्ढा बना गया। मेरी बहन को पटाने आए हो? पहले अपनी ताकत देखो, वह बोला। यह आदमी डोंग शेंगी था, लंबा, ताकतवर और खतरनाक। लेकिन बहन की ओर मुड़ते ही वह मुस्कुराया। हाय छोटी बहन, काफी समय हो गया। डोंग किंग्स ने ठंडे स्वर में कहा, तुम आ गए हो तो मैं चलती हूँ। डोंग शेंगी हंसा, तुम अभी भी उतनी ही ठंडी हो। उधर शहर के एक नियन लाइट वाले बार में लू शेंग और किन शाओजून बैठे थे। संगीत तेज था और माहौल शराब की गंध से भरा था। लू शेंग ने एक ही घूंट में शराब खत्म की। किन शाओजून, तुमने कहा था डोंग किंग्स एयरपोर्ट पर किसी को लेने गई है। उसके मन में चिंता और हल्की जलन दोनों थीं। किन शाओजून बोला, हाँ। और टाइम भी खराब है, उसने वेट्रेस से कहा। एक और बोतल लाओ, पैसे यह देगा। फिर उसने कहा, वह दोस्त नहीं, परिवार है। उसका सौतेला भाई डोंग शेंगी। किन शाओजून बोला, यह आदमी साधारण नहीं है। वह मार्शल सेंट का सबसे पसंदीदा शिष्य है, असल उत्तराधिकारी। लू शेंग थोड़ा चौंक गया। ऐसा है? किन शाओजून ने कंधे पर हाथ रखा। सुनो, तुम्हारी ताकत 12 स्टार है, तुम जीनियस हो। लेकिन दूसरों को कम मत समझो। और सुनो, डोंग किंग्स का एक और भाई है, डोंग पोशन। वह सेंट्रल मिलिट्री रीजन में है। वही असली डरावना है। उसकी ताकत 27 स्टार है। लोग उसे सेंट्रल रीजन का डोंग एम्परर कहते हैं। सोचो, यह तुम्हारी ताकत से दोगुना है। यह सुनकर लू शेंग कुछ पल चुप हो गया। तो डोंग किंग्स का भाई वही मशहूर डोंग एम्परर है? अब उसे समझ आया, जिस लड़की को वह पसंद करता है, उसका परिवार खुद राक्षसों का खानदान है। किन शाओजून ने भारी चुप्पी महसूस की और सहानुभूति से लू शेंग के कंधे पर थपथपाया। बहुत टेंशन ले रहे हो, बच्चे। यहां से ही देख सकता हूं कि तुम्हारे दिमाग के गियर कैसे घूम रहे हैं। किन शाओजून ने अपना गिलास इतना कसकर पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने थकी हुई सांस छोड़ी, माथे पर हल्का पसीना आ गया। सुनो मेरे दोस्त, उसने एक और घूंट लेते हुए कहा। अगर तुम सच में डोंग किंग्स के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, तो समझ लो कि तुम सिर्फ उससे डेट नहीं कर रहे। तुम्हें उसके 2 ओवर प्रोटेक्टिव राक्षस जैसे भाइयों से भी निपटना होगा। तुम्हारे सामने रास्ता सिर्फ ऊबड़ खाबड़ नहीं है, पूरा पहाड़ है। लू शेंग, अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दो और इस लड़ाई के लिए तैयार रहो। यह सुनकर लू शेंग ने नीचे देखा और अपने गिलास में झांकने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा, बिल्कुल पके टमाटर जैसा। उसने जल्दी से घूंट लिया और शांत दिखने की कोशिश की। किसने कहा कि मैं इंस्ट्रक्टर डोंग किंग्स को पटाने की कोशिश कर रहा हूं? तुमने मेरी प्रोफेशनल इज्जत को गलत समझ लिया है। यह सुनते ही किन शाओजून लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। अरे रहने दो, अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो? हमने साथ में इतनी ड्रिंक पी है कि अब तो सच बोल सकते हो। तुम बड़े आदमी हो आखिर। अपने दिल की बात छिपाने में इतनी शर्म क्यों? किन शाओजून झुककर बोला, आंखों में शरारत चमक रही थी। वैसे भी ये कोई राज नहीं है। डोंग किंग्स खुद मान चुकी है कि तभी लू शेंग ने जोर से अपना गिलास मेज पर पटक दिया।
गिलास के टकराने की आवाज ने बार के संगीत को भी दबा दिया। लू शेंग तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और तेज नजरों से पूछा, अभी तुमने क्या कहा? डोंग किंग्स ने हमारे बारे में क्या माना? किन शाओजून के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। सच में? हाँ हाँ, पकड़ लिया तुम्हें, वह खुशी से बोला। लू शेंग वहीं रुक गया, चेहरा अभी भी शर्म और जिज्ञासा से लाल था। किन शाओजून तुरंत खड़ा हुआ और दोनों हाथ लू शेंग के कंधों पर रख दिए। लू शेंग, मैं शुरू से जानता था। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स ताकत चाहे कितनी भी डरावनी हो, लेकिन प्यार के मैदान में तुम बिल्कुल कोरी कॉपी हो। एक नजर में सब समझ आ जाता है। जैसे ही उसकी भविष्य की पत्नी वाली बात आई, लू शेंग का सारा बचाव टूट गया। लू शेंग ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मानता हूं। रोमांस के मामले में मैं सच में कोरी कॉपी हूं। तो बताओ, पिछली बार डोंग किंग्स ने तुमसे क्या कहा था? किन शाओजून ने आंख मारी और हंस पड़ा। क्या सुनना चाहते हो कि वह तुम्हारे बारे में सपने देखती है? ठीक है, इंस्ट्रक्टर किन अब मजाक बंद करता है, उसने हाथ उठाते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूं। मैंने देखा है वह तुम्हें कैसे देखती है जब तुम ध्यान नहीं देते। उसे सच में तुमसे गहरी भावनाएं हैं। लेकिन अगले ही पल किन शाओजून ने उंगली दिखाकर डांटा। और तुम भी कमाल हो। याद है जब मैंने तुम्हें उसके साथ डिनर के लिए बुलाया था? मुझे पूरा यकीन है वह उसी दिन तुम्हें यह सब बताने वाली थी, लेकिन तुम बिना सोचे उसे छोड़कर चले गए। तुम्हारा स्वभाव सच में मुश्किल है। लू शेंग चुप बैठा रहा, जैसे अचानक सब समझ आ गया हो। ओह, तो ऐसा था। उसे मौका चूकने का अफसोस हुआ। उधर किन शाओजून फिर से शराब डालने लगा। फ्री ड्रिंक सबसे अच्छी ड्रिंक होती है, वह बड़बड़ाया। कोई भी बेवकूफ ही होगा जो किसी और के पैसे से महंगी शराब न पिए। फिर उसने लू शेंग को दिलासा दिया, इतना पछताओ मत। डोंग किंग्स को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर वह किसी को पसंद कर ले तो फैसला बदलना मुश्किल होता है। असली मुश्किल उसे जीतना नहीं है। मुश्किल उसके भाई डोंग शेंगी और डोंग पोशन हैं। वह लगातार शराब लू शेंग की तरफ सरकाता रहा। चलो पीते रहो। आज तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक अच्छे से नशा न हो जाए। इसी बीच बार का दरवाजा खुला और दो सैनिक अंदर आए, जोर जोर से बहस करते हुए। मैं कह रहा हूं, यह डोंग शेंगी तो पूरी तरह ओपी है। यहां आने के पहले ही दिन उसने ईस्ट के 7 ल्यूमिनरीज में से 2 को हरा दिया। दूसरे सैनिक ने घबराकर कहा, हमारे सबसे मजबूत 2 योद्धा ऐसे ही हार गए। अगर वे भी उसे नहीं रोक पाए तो अब कौन रोक पाएगा? पहला सैनिक धीरे से बोला, सुना है वह चारों मिलिट्री रीजन के चैंपियनों को चुनौती देने निकला है। वह मार्शल सेंट के रास्ते को साबित करना चाहता है। पास बैठे एक आदमी ने कहा, इनविंसिबल? थोड़ा ज्यादा घमंडी नहीं है? दूसरा बोला, फिर भी सच यही है कि डोंग शेंगी बेहद ताकतवर है। यह सुनकर लू शेंग और किन शाओजून दोनों उनकी तरफ देखने लगे। किन शाओजून धीरे से बोला, तो डोंग शेंगी ने चाल चल दी है। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है और इसी वक्त चुनौती दे रहा है। काफी घमंडी है। किन शाओजून ने आधा गिलास एक ही घूंट में खत्म किया। चूंकि उसने इसे मार्शल सेंट के रास्ते की चुनौती कहा है, इसलिए मिलिट्री भी इसमें दखल नहीं दे सकती, वरना परंपरा का अपमान होगा। उसने गिलास जोर से मेज पर रखा और अचानक लू शेंग की तरफ मुड़ा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, लू शेंग। डोंग शेंगी ने कहा है कि वह ईस्ट की पूरी रैंकिंग को चुनौती देगा। इसका मतलब तुम भी उसकी लिस्ट में हो। और डोंग किंग्स के साथ तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए
मुझे लगता है वह तुम्हारे साथ खास तरीके से पेश आएगा। लू शेंग ने ठंडे दिमाग से सोचा और पूछा, डोंग किंग्स और डोंग शेंगी के बीच अभी कैसा रिश्ता है? किन शाओजून चौंक गया। क्या मतलब? क्या तुम चाहते हो कि डोंग किंग्स तुम्हारे लिए उससे बात करे? लू शेंग ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं। मैं सोच रहा हूं कि डोंग शेंगी इन लड़ाइयों को एक भट्ठी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह इनविंसिबल मार्शियल विल बनाना चाहता है, जो मार्शियल सेंट बनने के लिए जरूरी है। और क्योंकि वह डोंग किंग्स का भाई है, तो वह मेरा होने वाला साला भी है। यह कहते कहते लू शेंग रुक गया। किन शाओजून हैरान होकर बोला, तो समस्या क्या है? लू शेंग बोला, समस्या यह है कि अगर वह मुझसे मिला तो पिटेगा जरूर। अगर वह लड़ाई ढूंढेगा तो मैं उसे हरा दूंगा। उसका इनविंसिबल ऑरा बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसका मार्शियल सेंट बनने का सपना खत्म हो जाएगा। यानी मैं खुद उसके मार्शल रास्ते को काट दूंगा। और कहते हैं कि किसी योद्धा का रास्ता काटना माता पिता को मारने जितना बड़ा अपमान है। उस दिन से डोंग शेंगी मुझे दुश्मन मान लेगा। फिर डोंग पोशन भी है। अगर मैं दोनों भाइयों को पीट दूं तो डोंग किंग्स के साथ रिश्ता भी मुश्किल हो सकता है। लू शेंग की यह सीधी बात सुनकर किन शाओजून का मुंह खुला रह गया। भाई, तुम जितना घमंडी सोचते हो उतना मैंने किसी को नहीं देखा। लू शेंग ने आह भरी। मैं सच में मुश्किल में हूं। किन शाओजून बस उसे देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा कि वह मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। थोड़ी देर बाद उसने अंगूठा दिखाया। डींग मारने में तुम चैंपियन हो, लू शेंग। लू शेंग ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उधर मिलिट्री रीजन के दूसरे इलाके में हवा में धूल और बिजली की गंध फैली हुई थी। डोंग शेंगी अपने कंधे से धूल झाड़ते हुए बोला, कितना बोरिंग है। यहां कोई भी मेरा एक हल्का वार भी नहीं सह पाया। वह एक बगीचे में खड़ा था जो अब युद्ध का मैदान बन चुका था। चारों तरफ घायल सैनिक पड़े थे। डोंग शेंगी ने ताने से कहा, क्या यही ईस्टर्न एलिट्स हैं? घायल सैनिक बुदबुदाए, वह बहुत मजबूत है। बहुत ज्यादा। पास खड़ी डोंग किंग्स यह सब देख रही थी। उसने सोचा, वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। तभी डोंग शेंगी ने उसे देखा और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। डोंग किंग्स ने भी धीरे से जवाब दिया। तभी एक लड़की की आवाज आई। मुझे मत भूलो, वह लड़की बेहद सुंदर थी। उसने हंसते हुए कहा, डोंग शेंगी 20 साल से एकांत में ट्रेनिंग कर रहा है। डोंग किंग्स, मिलो लिन वॉन वन से। डोंग किंग्स मुस्कुराई। तो मिस लिन वॉन वन भी हमारे साथ आई हैं? लिन वॉन वन ने उत्साह से उसका हाथ पकड़ा। हाँ, मैं हेटेरोमोर्फिक बीस्ट के जीन पर रिसर्च कर रही हूँ। इसके लिए बहुत सारे सैंपल चाहिए। इसलिए मैं डोंग शेंगी के साथ आई हूँ। वह बोली, मैं ईस्टर्न मिलिट्री रीजन से कुछ सहायक लेना चाहती थी, लेकिन ब्रदर शेंगी ने सबको पहले ही हरा दिया। डोंग शेंगी ने कंधे उचका दिए। यहाँ के लोग बस ताकत दिखाते हैं, असली कौशल नहीं। फिर उसने गंभीर होकर कहा, हम यहाँ अर्थ केव में उतरने की तैयारी के लिए आए हैं। किंग्स, तुम्हारी स्पिरिट मैनिपुलेटर क्षमता हमारी मदद करेगी। डोंग किंग्स ने कुछ देर सोचा और पूछा, कौन सा अर्थ केव? और कितनी गहराई तक? डोंग शेंगी मुस्कुराया। हम एस रैंक अर्थ केव में जाएंगे। जितना गहरा जाएंगे उतने ताकतवर बीस्ट मिलेंगे। और 1-1 की रिसर्च सफल हुई तो मार्शल आर्ट्स दुनिया बदल सकती है। शायद मार्शियल सेंट बनने का रास्ता भी वहीं मिले। लिन वॉन वन मुस्कुराई। सीनियर ब्रदर शेंगी,
आप फिर मजाक कर रहे हैं। डोंग किंग्स यह सुनकर चुप रही। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। डोंग शेंगी हंस पड़ा। शर्त? बताओ क्या चाहिए। डोंग किंग्स बोली, यह मेरी साधना के बारे में नहीं है। मैं बस पूछना चाहती हूं, क्या तुम सच में ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की पूरी जनरल रैंकिंग को चुनौती दोगे? डोंग शेंगी ने सिर हिलाया। हाँ, ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन वार्म अप के लिए ठीक है। तुम क्यों पूछ रही हो? डोंग किंग्स का चेहरा लाल हो गया। वह हकलाते हुए बोली, तो अगर ऐसा है तो रैंकिंग में चौथे नंबर वाले को छोड़ देना। डोंग शेंगी ने सोचा, चौथा नंबर कौन है? डोंग किंग्स नाम बोलने से हिचक रही थी। तभी उसकी आंखों में चमक आई। रुको, क्या तुम 9th वॉर जोन के 2 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल लू शेंग की बात कर रही हो? उसके चेहरे पर शिकारी मुस्कान आ गई। उसके कुछ समझने से पहले ही डोंग किंग्स की कॉलर के अंदर छुपी पतली चांदी की चेन डोंग शेंगी की उंगलियों में लटक रही थी। क्या यह उसी ने तुम्हें दिया है? उसने चांदी के पेंडेंट को रोशनी में उठाकर देखा। होठों पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान थी। फिर उसने अपनी बहन की ओर गहरी नजर डाली। दिलचस्प है, इसमें उसकी मार्शियल विल साफ महसूस हो रही है। बहुत शुद्ध, थोड़ा डराने वाली हद तक। डोंग किंग्स का शर्म से लाल चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा चमक उठा। वापस दो, अभी, उसने दबी हुई आवाज में कहा। डोंग शेंगी ने हंसते हुए वह चेन हवा में उछाल दी, जो चमकती हुई वापस डोंग किंग्स के हाथों में आ गिरी। फिर वह जोर से हंस पड़ा। अभी भी बचपन जैसा ही गुस्सा है तुम्हारा। मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, चूंकि तुमने इतनी विनती की है, मैं उसकी लड़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ इस मिलिट्री रीजन की ड्रिल तक। वह उसे चेन संभालते हुए देखता रहा, फिर गंभीर होकर बोला, लेकिन ऑल आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज में बात अलग होगी। उससे पहले उस लड़के को कम से कम मेरा एक वार झेलना पड़ेगा। अगर वह सह गया तो मैं उसे छोड़ दूंगा और तुम्हारे निजी मामलों में दखल नहीं दूंगा। लेकिन अगर नहीं सह पाया तो चाहे तुम उसे कितना भी पसंद करती हो, सब बेकार होगा। एक कमजोर आदमी का तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं है। समझ आई? डोंग शेंगी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। डोंग किंग्स की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा और उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। डोंग शेंगी उसकी चुप्पी से संतुष्ट दिखा और बोलता रहा, वैसे तुम्हें मेरी शर्त आसान लगनी चाहिए। अगर यहाँ डोंग पोषण होता तो मामला कहीं ज्यादा खतरनाक होता। याद है जब पड़ोस वाला किन लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था? पोषण ने तो वहीं उसकी आधी जान निकाल दी थी। यह याद आते ही डोंग किंग्स के चेहरे का रंग बदल गया और पसीना फिर बहने लगा। डोंग शेंगी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और बोला, अच्छी तरह सोच लेना छोटी बहन। हर भाई मेरे जैसा समझदार और शांत नहीं होता। पास खड़ी लिन वॉन वान धीरे धीरे पूरी बात समझ गई। तो सिस्टर किंग्स किसी को पसंद करती है, उसने सोचा, और उस आदमी को उसके 2 खतरनाक भाइयों की परीक्षा से गुजरना होगा। यह तो किसी डरावने सपने जैसा है। लिन वॉन वान को सच में सहानुभूति हुई। उसने डोंग किंग्स का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, चिंता मत करो, मैं सीनियर ब्रदर से बात करूंगी। वह थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे। मैं वादा करती हूं उसे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। डोंग शेंगी यह सुनकर हंस भी रहा था और सिर भी पकड़ रहा था।
लिन वॉन वान, अगर तुम कभी प्यार में पड़ी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे दुखी इंसान होगा। तुम्हारी माँ मार्शल सेंट है और तुम्हारे सीनियर भाई पूरे मार्शल वर्ल्ड में फैले हुए हैं। लिन वॉन वान ने बस सिर तिरछा किया। मेरी माँ मेरी बात मानती हैं और मेरे सीनियर भाई मेरी माँ की, तो मुझे डरने की क्या जरूरत। डोंग शेंगी कुछ पल चुप रह गया, फिर सिर खुजाते हुए बोला, चलो यहां समय बर्बाद करने का मतलब नहीं। अगले वार जोन चलते हैं। 3 दिनों में मैं ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की पूरी रैंकिंग साफ कर दूंगा। फिर हम अर्थ केव में उतरेंगे। किंग्स, तैयारी जल्दी करवाना। और लू शेंग, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। उसी समय सपनों की दुनिया में लू शेंग के चेहरे पर एक अजीब सोच भरा भाव था। वह अभी फायर सीड डेटाबेस में डोंग किंग्स की पूरी जानकारी देख चुका था, साथ ही उससे जुड़े लोगों की भी जांच कर रहा था। पहले उसने उसके सामाजिक दायरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे दिख रहा था कि उसके आसपास के लोग सिस्टम के अनुसार बेहद ऊंची क्षमता वाले हैं। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि फायर सीड सिस्टम ने डोंग किंग्स के दोनों भाइयों को भी काफी ऊंची रेटिंग दी थी। सिस्टम ने एक को 5 स्टार और दूसरे को 6 स्टार टैलेंट बताया। डोंग शेंगी पहले ही काफी ताकतवर था, लेकिन डोंग पोशन की जानकारी तो और भी चौंकाने वाली थी। वह लेवल 9 मार्शल सेंट दर्ज था। हालांकि वह 100 साल तक लेवल 8 ग्रैंड मास्टर के शिखर पर अटका रहा, लेकिन उसी 100 साल की जमा ताकत ने उसे बेहद शक्तिशाली सेंट बना दिया। लू शेंग ने सोचा, बुरा नहीं है। मेरे मानकों से भले खास नहीं, लेकिन इस युग में यह बहुत प्रतिभाशाली माना जाएगा। फिर भी लू शेंग का मन बिल्कुल नहीं डगमगाया। आखिर मार्शल सेंट तो मार्शल सेंट ही है। 10,000 साल बाद के रिकॉर्ड में ऐसे लोग इतने आम थे कि इतिहास में डोंग पोशन जैसे लोगों का नाम मुश्किल से कहीं फुटनोट में मिलता था। इस युग में ड्रैगन नेशन आधिकारिक तौर पर 3 मार्शल सेंट को मानता था, लेकिन 3,000 साल बाद उनके नाम भी लगभग भुला दिए गए। लू शेंग की नजर फिर उस डिजिटल फोटो पर टिक गई जिसमें उसकी भविष्य की पत्नी थी। उसने हल्की सांस ली। यह कहना झूठ होगा कि उसे उससे कोई भावना नहीं है। डोंग किंग्स अपने शांत स्वभाव में भी बेहद आकर्षक थी। उसे याद आया कि लगभग हर लड़के को किशोरावस्था में किसी टीचर पर हल्का क्रश होता है। यह हार्मोन और आदर्श दोनों का मिश्रण होता है, लेकिन ज्यादातर बार यह भावना समय के साथ खत्म हो जाती है। शायद उसकी असली भावना उस समय बनी जब उसने आधिकारिक तौर पर देखा कि शादी के लिए उसका नाम डोंग किंग्स के साथ जोड़ा गया है। क्या यह सच में किस्मत थी? लू शेंग ने खुद पर हंसते हुए सोचना बंद कर दिया। जो भी है, अभी कुछ घंटे साधना करता हूँ, फिर जागकर शादी के खर्च के लिए पैसे कमाने पर ध्यान दूंगा। उसे अपनी योजना पसंद आई। अगर डोंग शेंगी सामने आया तो वह लड़ाई को थोड़ा लंबा खींचेगा, कुछ दिखावटी चालें चलकर उसे हल्के से हरा देगा। आखिर वह उसका होने वाला साला है, थोड़ा सम्मान तो दिखाना पड़ेगा। 3 दिन बाद लू शेंग अपने घर के लिविंग रूम के सोफे पर आराम कर रहा था। उसने फोन खोला और कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी। झेंग दंदन और यान युअन के नाम पर उंगली रुकी, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया। जो लोग शादी की आधिकारिक सूची में नहीं हैं, उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, उसने बुदबुदाया। आखिर उसकी उंगली ही लिंगसू के नाम पर रुक गई। उसे अचानक याद आया कि काफी समय से उन्होंने काम के अलावा कोई बात नहीं की थी। उसने मैसेज भेजा हो, जवाब तुरंत आया। मैं अभी तुम्हें रिपोर्ट भेजने वाली थी। लिंगशांग फार्मास्यूटिकल में हाल ही में। इसके बाद मैसेज की बाढ़ आ गई। डेटा रिपोर्ट नंबर
लू शेंग का सिर दर्द करने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में ऐसी महिला के साथ जीवन बिताऊंगा? फिर उसने जल्दी से लिखा, मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म कपड़े पहनना और ज्यादा काम मत करना, सेहत ज्यादा जरूरी है। ही लिंगसु स्क्रीन को घूरती रह गई। फिर जवाब आया, यह कौन है? क्या किसी ने लू शेंग का फोन चुरा लिया है? दूसरा मैसेज आया, अगर तुम्हें यह फोन सड़क पर मिला है तो मालिक को लौटा दो। लू शेंग कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंस पड़ा। कम से कम ही लिंगसु नहीं बदली। उसने फोन पर खबरें देखीं। 3 दिन हो गए, फिर भी डोंग शेंगी अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया? खबरों में दिख रहा था कि डोंग शेंगी लगातार जीत रहा है। उसने लगभग ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के सभी शीर्ष योद्धाओं को हरा दिया है, बस सुनहंग वायु को छोड़कर। लेकिन उसने मुझे चौथे नंबर वाले जनरल को जानबूझकर छोड़ा है। लू शेंग को अचानक समझ आया, यह जरूर किंग्स का काम है। उसने सोचा, अगर उसका होने वाला साला उसे छोड़ रहा है तो वह भी झगड़ा ढूंढने नहीं जाएगा। बेहतर है अर्थ केव जाकर और संसाधन इकट्ठा करे। इसी समय एक एस लेवल अर्थ केव के प्रवेश द्वार पर लिन वॉन वन कांप गई। यह गुफा बहुत ठंडी है। डोंग शेंगी ने कहा, अगर तुमने थोड़ा मार्शल आर्ट्स भी सीखा होता तो इतनी ठंड महसूस नहीं होती।